गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हो? हाँ जी, ठीक हो सारे? वधिया, चलो ठीक है हाल चाल, चलो वधिया ही होना चाहिए। चलो जी ठीक है जी, ओके। जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो भाई, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन तक इस सेशन को पहुंचाया जा सके जल्दी से जल्दी। हाँ जी ऑनलाइन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और स्टार्ट करें सेशन को। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मेरे, जवाब आपके हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज हम उन इतिहास की गलियों में जाने वाले हैं जो इतिहास की गलियां आप लोगों ने देखी हुई हैं, बस थोड़ी सी धुंधली हैं, तो उन इतिहास की गलियों को हम दोबारा याद करवाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना दिमाग, अपना फोकस जो है आपका स्क्रीन पर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपके प्यारे 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 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आने चाहिए, जल्दी जल्दी आने चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं एक हमें पता चले कि हमने कितनी बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री की तैयारी की है। चलिए शुरू करें। चलो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आने वाला है। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सलाम नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो सूचियां दी गई हैं। सूची फर्स्ट नू सूची सेकंड नाल की करना है, मेल करना है। क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? मेल करना है। ऐसे इट्ठा दिते सही उत्तर दी चोन करनी है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको सिर्फ मैच करना, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ कांटे माटे मारने हैं। जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, एक कांटा इधर मारा, एक कांटा इधर मारा, एक कांटा इधर मारा, एक कांटा मारा, बस आपको वही काम करना और कुछ नहीं करना। बस करें, शुरू करें। आपने भी कांटे माटे मारे होंगे ना, मारे होंगे, तो चलो आज वही काम करना है। आज हम आपको बचपन की कुछ यादें हैं जो हैं हम याद दिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा एंड मोहनजोदाड़ो। आपके सामने है सेमेट्री R37, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल स्टैचू एंड द फ्लावर लैंड। फतूर जमीन मतलब कि जुता हुआ खेत, तो सीधी सी बात ये है। अब मुझे बताइए आपके सामने हड़प्पा से आपको क्या याद आता है कि हड़प्पा से आपको क्या मिला है? क्या मिला है हड़प्पा से? आप सभी याद कीजिए। जब मैंने आपको हड़प्पा करवाया था तब मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि एक लेडी थी जो क्या करती थी, चक्की में आटा पीसती थी, करते करते उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ हो गई तो उसे कहाँ पे लेकर जाया गया? कब्रिस्तान लेकर जाया गया। और कब्रिस्तान में बाहर क्या लिखा हुआ था? R37 लिखा हुआ था। तो R37 कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से। सही है, सही है, क्योंकि जो औरत की डेथ हुई थी तो डेथ होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में बॉडी को कहाँ पे लेके जाया जाता है? कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान के बाहर क्या लिखा हुआ था? R37। तो R37 कब्रिस्तान हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। क्लियर बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं डॉकयार्ड की। डॉकयार्ड याद है जिसे हम क्या कहते हैं? जहाज की गोदी। क्या कहते हैं? जहाज की गोदी, जिसमें क्या रखा जाता था? सामान रखा जाता था जो पक्की ईंटों से बना हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी क्या है? संरचना है, सबसे बड़ी कोई चीज जो बनी हुई है वो क्या है? डॉकयार्ड है, जो हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल से। ये भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। उसके बाद देखिए डांसिंग गर्ल, डांस करती हुई। किस किस को डांस आता है भाई? किसको किसको डांस आता है? एक डांसिंग गर्ल मिली है हमें यहाँ से। किस किस को डांस आता है स्टूडेंट? बताओ जल्दी से जल्दी बताओ, किस किस को डांस आता है? हाँ जी वेरी गुड। तो डांसिंग जो गर्ल है वो हमें कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो फिल्म है, फिल्म में क्या होता है? डांस ही होता है। तो मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिली है? डांसिंग गर्ल मिली है। देखो कितनी अच्छी ट्रिक बैठी है कि मोहनजोदाड़ो क्या एक फिल्म है और फिल्म में मोस्टली क्या होता है? डांस ही होता रहता है। तो डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर बात समझ में? हमें यहाँ से एक ऐसी मूर्ति मिली है जो डांस करते हुए की मुद्रा में है, मतलब जो उसके स्टेप्स जो हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो डांस करते हुए हैं। तो वो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। और कालीबंगा से आप सभी को पता है हमें क्या मिला? जुता हुआ खेत मिला है। मैंने आपको कल भी बताया था कालीबंगा से हमें क्या मिला? जुता हुआ खेत मिला है। तो देखो कितना अच्छा निकला है, हमने मार दिया ना कांटे माटे।
काटे माटे मार दिए। कैसे मारे हैं? ए का क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। ए का मैंने देख लिया यहाँ पे फर्स्ट आ गया। बी का क्या आएगा? सेकंड आएगा। यहाँ पे मैंने देख लिया बी का सेकंड आएगा। अब यहाँ पे देखिए सी का क्या आएगा? 4 आएगा। ये देखिए क्या निकला है यहाँ पे? ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, डी का सी का क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा, डी का क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वेरी गुड ऑनलाइन, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे आंसर है उनको देख के मुझ में कॉन्फिडेंस आता है यार, वाकई आप लोगों की तैयारी हो रही है। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्लियर है ऑनलाइन? समझ में आ रहा है? एक चीज बताइए, जो स्टूडेंट ऑनलाइन आते हैं, जो रोज शाम को 7 बजे क्लास लगाते हैं, क्या इंप्रूवमेंट महसूस करते हैं अपने अंदर? क्या लगता है? जैसे आज ही सुबह मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम शाम को जो हम 7 बजे क्लास लगाते हैं उनमें चाहे हमें कुछ टॉपिक नहीं आते क्योंकि अभी तक उनका सिलेबस जैसे कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर भी लेकिन हमें जब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, जब आप करवाते हो तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, हम उनको देखते हैं, हमें समझ में आता है कि यार उस टॉपिक में ऐसा रहा होगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करते हम, साथ ही साथ उन आंसर्स का हम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक वो स्टूडेंट लाइव भी जुड़े होंगे, तो देखिए उनके लिए मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने ऐसा बोला। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या होता है, जरूरी नहीं है आपके वो टॉपिक कंप्लीट हुए हो या आपने किए हो, लेकिन आप लोग जब ऐसे करते हो तो आप लोगों के क्या है, हर टॉपिक के साथ, हर क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, Where did Buddha preach the first sermon? फर्स्ट सरमन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कित्थे दिता सी? हाँ जी, काशी, सारनाथ, कुशीनगर एंड बोध गया। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला जो उपदेश दिया था, कहाँ दिया था भाई? जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ दिया था? क्या वो काशी में दिया था? क्या वो सारनाथ में दिया था? क्या वो कुशीनगर में दिया था? क्या वो बोध गया में दिया था? कहाँ पे दिया था? अरे यार मुझे लगता है बोध गया में तो उनको ज्ञान मिला था, उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उन्होंने जो सत्य की खोज की थी वो तो उनके बोध गया में हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नॉर्मल सी बात है। अब हम बात करते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर में मेरे को जहां तक लगता है ना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, है ना? बिल्कुल सही हूं ना मैं? तो कुशीनगर में तो मृत्यु हो गई, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। बात समझ में आई? काशी और सारनाथ। अब मुझे बताओ, काशी तो आई थिंक हम उनके टाइम पे सुनते ही नहीं है ना, इतना महत्वपूर्ण रोल ही नहीं है काशी का, सही है ना? नहीं है ना रोल ज्यादा, काशी का तो इतना रोल रहा ही नहीं। तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। आप सभी को पता है हमारा जो अशोक चक्र है जो सारनाथ वाला है, तो ये कहाँ से उठाया गया? ये सारनाथ से उठाया गया है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर? बात कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था कि ज्ञान कहाँ में मिला? बोध गया बिहार में। मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ? मतलब कि कहाँ पे हुआ? सारनाथ में। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ गया? सारनाथ में ज्ञान मिला, सारनाथ में धर्म चक्र पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हो गई और बोध गया में इनको क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बढ़े, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साल सेल्यूकस नू हराया सी? हाँ जी दसो जी। सेल्यूकस ने, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस साल हराया था? बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वेरी गुड 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 जी, वेरी गुड। देखिए आप सभी को याद होगा जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य वाला टॉपिक करवाया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसमें सेल्यूकस क्या हो गया था? हार गया था। कब हुआ था?
305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में। क्लियर, बात समझ में आई? क्योंकि जो सेल्यूकस का टाइम पीरियड वो कितना था, 322 से 298 बीसी। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 322 से 298 बीसी। इसके बीच में 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था। इसी के साथ बता दूं, जब सेल्यूकस हार गया था, अब सेल्यूकस को ये समझ में ना आए वो करे क्या, तो उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर ली, संधि कर ली, जिसे हम ट्रीटी कहते हैं, जिसे हम समझौता कहते हैं। तो अब सेल्यूकस ने सोचा मैं अब क्या दूं। सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। और एक चीज और सुन लो, भारत की पहली इंटरनेशनल मैरिज कौन सी है, चंद्रगुप्त और किसके, सेल्यूकस की बेटी हेलेना के बीच में जो शादी हुई थी उसे हम क्या कहते हैं, भारत की पहली इंटरनेशनल मैरिज कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो सेल्यूकस ने क्या दे दिया, हेलेना दे दी, अपनी बेटी दे दी। इसके अलावा उसने 4 और दे दिए, 4 क्या दे दिए, राज्य दे दिए, 4 क्या दे दिए, अपने एरिया दे दिए, 4 क्या दे दिए, एरिया दे दिए। कौन से, एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया, ये सारे ईरानी नाम है भाई। एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया एंड पेलोपोनेसडाई, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या दिया, अपनी बेटी दी, हेलेना दी। तो आपको पता ही है पहले के टाइम पे क्या दिया था, दहेज दिया जाता था। अब दहेज में उसको समझ ना आए वो क्या दे, तो उसने क्या दिए, 4 एरिया दे दिए जिसके ऊपर उसका अधिकार था। कौन से, एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया और पेलोपोनेसडाई। एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया और पेलोपोनेसडाई। एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया और पेलोपोनेसडाई। क्लियर, बात समझिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य को शर्म आने लगी कि इसने इतना कुछ दे दिया, बदले में मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया, 500 हाथी दिए। क्या दिए, 500 हाथी दिए। बात समझ में आई, समझ में आया? तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था, 305 में हुआ था। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी दे दी, हेलेना की शादी कर दी। भारत की पहली इंटरनेशनल मैरिज है। एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया और पेलोपोनेसाइड 4 एरिया दे दिए। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिए, 500 हाथी दिए। क्लियर, बात समझ में आई? कब हुआ था युद्ध, 305 ईसा पूर्व में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, फिरदौसी द ऑथर ऑफ द शाहनामा वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। फिरदौसी एक राइटर है जिसकी किताब का नाम है शाहनामा। ठीक है, एक फिरदौसी एक राइटर है जिसकी किताब का नाम है शाहनामा। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी को ये आंसर आता है, मुझे पता है। फिरदौसी एक राइटर है जिसका किताब का नाम है शाहनामा। ये किसके दरबार में था, जल्दी से जल्दी बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, फिरदौसी किसके दरबार में था, जल्दी। आप लोगों को याद है मैंने इसकी कहानी भी सुनाई थी, किसने क्या किया था, सुसाइड किया था। याद है फिरदौसी ने क्या किया था, क्यों, क्योंकि वो जिस व्यक्ति के दरबार में इसने ये किताब लिखी थी शाहनामा, तो उस व्यक्ति ने इसे कहा था कि अगर तुम मेरी तारीफ में कुछ लिखते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा। जब फिरदौसी ने वो किताब लिखी तो उसमें क्या लिखे गए, 500 श्लोक लिखे गए, 500 श्लोक लिखे गए थे। तो महमूद गजनवी ने, किसने, महमूद गजनवी ने फिरदौसी से कहा कि तुमने मेरी तारीफ में कितने श्लोक लिखे हैं, तो उसने कहा कि मैंने 500 जो है वो आपकी तारीफ में श्लोक लिखे हैं। तो महमूद गजनवी जो है इस अपनी बात से मुकर गया। उसने फिरदौसी ने कहा महमूद गजनवी को कि आपने कहा था कि अगर जब मैं लिखूंगा तो आप मुझे एक श्लोक के बदले में क्या दोगे, एक सोने का सिक्का दोगे। लेकिन जो महमूद गजनवी था उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहा था। तो फिरदौसी को बहुत इंसल्ट फील हुई और फिरदौसी ने क्या कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया, मतलब कि सुसाइड कर लिया। क्लियर, देखिए कितने आज के टाइम में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, स्टूडेंट मतलब सोचते हैं कि यार हम ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, आप लोगों को लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, वो बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि हमें भगवान ने एक बार ही ज़िंदगी दी है, ये पहली और आखिरी ज़िंदगी होती है। इसको आप अच्छे से यूज़ करो, इसका फ़ायदा उठाओ और
जितना आप अच्छा काम कर सकते हो उतना करो। ये जो मरने मराने की बात है वो बिल्कुल खत्म कर दो। क्यों, क्या हो जाएगा मुझे आप बताओ, क्या आपके मरने से सारा सही हो जाएगा? नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए, फिरदौसी ने द ऑथर ऑफ शाहनामा किसके दरबार, मैंने आपको बता ही दिया है कौन है, महमूद गजनवी। किसका? महमूद गजनवी। किसके दरबार में था फिरदौसी? महमूद गजनवी के दरबार में था। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, गजनी वंश का संस्थापक कौन है? गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अलप्तगीन। कौन है? अलप्तगीन। अलप्तगीन गजनी वंश का संस्थापक कौन है? गजनी एक जगह का नाम है, वहां पर एक वंश बना था जिसे हम क्या कहते हैं? गजनी कहते हैं। गजनी के वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। उसके बाद बहुत सारे आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सुबुक्तगीन की। किसकी? सुबुक्तगीन की। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। क्लियर? बात समझ में? गजनी वंश का संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? अलप्तगीन है। अलप्तगीन के बाद में कौन आता है? सुबुक्तगीन आता है। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन बैठता है? महमूद गजनवी बैठता है। और ये जो महमूद मोहम्मद गौरी है, ये गौरी वंश का है। कौन से वंश का? गौर वंश का। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। अलप्तगीन जो है वो गजनी वंश का संस्थापक है। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या है? सुबुक्तगीन है। और मोहम्मद गौरी कौन है? गौरी वंश का व्यक्ति है जिसने तराइन का युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फिरदौसी किसके दरबार में था? महमूद गजनवी के दरबार में था। क्लियर है? आगे बढ़े स्टूडेंट्स? क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब फिर से काटे माटे करने हैं भाई। कितनी यादें यादा करवा रही हूँ ना आप लोगों की बचपन की। बचपन की कितनी यादें था, आप लोग करते ही थे ना नोटबुक्स पे। हाँ, छोटे बच्चे थे, आपको पेन तो चलाना नहीं, आप काटे माटे करते रहते थे ना। तो देखो उसी तरह से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड नाल मिलाना है। तो देखो बैटल्स दिए गए हैं, उनकी डेट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा कब हुआ था। बता सकते हो, बहुत ईजी है, मुझे पता है ऑनलाइन। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी, इतना ही है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी भाई? बैटल ऑफ प्लासी पता ही है आप लोगों को, 1757 में। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और किसके बीच में? क्लाइव के बीच में। और किसके बीच में? क्लाइव के बीच में। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया? तो वो कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया? तो वो युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। बात समझ में आई? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया? प्लासी। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार किया? वो था बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का कब बैटल हुआ था? 1757 में। कलिंग लड़ाई अशोक पढ़ा आप सभी ने? तो अशोक गद्दी पर कब बैठा था? अशोक का राज तिलक कब हुआ था? 269 में हुआ था। अशोक का जो राज तिलक हुआ था वो 269 में हुआ था। इसके गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद में कलिंग युद्ध हुआ था। तो 8 साल मतलब कि 261 उल्टा चलता है, सारा BC चलता है, ईसा पूर्व चलता है। ईसा पूर्व जो कि जीसस से पहले का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं। 261 में हुआ था, क्योंकि 269 में अशोक का राज तिलक हुआ था। उसकी गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 में हुई थी। क्लियर? बात समझ में आई? अब बात करते हैं हल्दी घाटी। आप सभी को पता है महाराणा प्रताप और अपने अकबर के बीच में हुई थी। आप सभी को पता है कब हुई थी? 1576 में हुई थी। तो बिल्कुल सही है, 1576 में हुई थी। वेरी गुड ऑनलाइन। एंड बात करते हैं हम तराइन की लड़ाई। आप सभी को पता है, ये हमने कल ही किया था टॉपिक। 1192 में 1192 में हुई थी। क्लियर? बात समझ में? तो देखिए A का 4 कहाँ पे आता है? A का 4 यहाँ पे है, B का फर्स्ट है यहाँ पे, C का 2 है और D का क्या रहेगा? 3rd रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, पता चल गया? आगे बढ़े। समझ में आ रहा? ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं कि गधे की तरह चल रहे हैं? दो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं ना? वेरी गुड। कछुए की तरह तो नहीं चल रहे, घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज बिलीव्ड द असर्शन एंड अदर इज, मतलब कि आपको बताना है कि बाबर ने अपनी यादां तुर्की विच लिखी सी। बाबर रोट हिज मेमोरीज इन तुर्की, मतलब कि बाबर की जो आत्मकथा है जिसे हम तुजुक के बाबरी कहते हैं, वो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। ये क्या कहना चाहता है कि बाबर की जो आत्मकथा है जिसे हम मेमोरीज कहते हैं, जिसे हम तुजुक के बाबरी कहते हैं, वो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, चलो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछी है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, चलो ठीक है, लेकिन क्या मुगलों की जो लैंग्वेज थी, जो कोर्ट दरबारी जो लैंग्वेज थी, क्या वो तुर्की थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन। बाबर ने आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, नो डाउट, ठीक है। क्या मुगलों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या तुर्की थी? बताओ जल्दी से जल्दी। नहीं थी? नहीं थी? ठीक है, नहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुगलों की भाषा क्या थी? कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रखना, जहांगीर की जो आत्मकथा है जिसे हम तुजुक के जहांगीरी कहते हैं, वो कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में है, जो मुगल दरबारी भाषा में लिखी गई है। बात समझ में आई? तो ए का क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, और बी का क्या रहेगा? आर इज फॉल्स रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आप सभी को मैं बताऊं, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक के बाबरी, वो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है और हम हमेशा गलत करके आते हैं। याद रखना, यहाँ पे लिखा आएगा चंगताई तुर्की, तो चंगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। मेरी बात समझ में आई? लेकिन मुगल दरबार की भाषा तुर्की नहीं था, याद रखना फारसी भाषा थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गलत मत कर देना। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेथ ऑफ द शेरशाह सूरी अकॉर्डिंग, यार शेरशाह सूरी की डेथ बतानी है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? पता है? पता है? मुझे पता है, सासाराम। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कितनी जल्दी बता देना आंसर। सही हूं? चलो लॉक कर दूं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सासाराम में ही है, सासाराम है पक्का? सही हूं मैं? काश मैं गलत हो जाऊं, काश मैं गलत हो जाऊं। भाई क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। डेथ ऑफ शेरशाह, शेरशाह सूरी दी मौत पूछी गई है। शेरशाह सूरी का टॉम्ब नहीं पूछा गया। टॉम मतलब मकबरा। शेरशाह सूरी का टॉम्ब पूछा गया कि मौत पूछी गई है? शेरशाह सूरी की मौत पूछी गई है, तो मौत कहाँ पे हुई थी? याद करो। उसका शेरशाह सूरी का जो लास्ट अभियान था, जिसके अंदर उसने एक तोप गोला फेंका था, और जहाँ पे वो खड़ा था उसके आसपास सारे परमाणु देखो उसने क्या, वो एक दीवार के साइड में खड़ा था, उसने अपनी वो चलाई, तोप चलाई, तो वो जो गोला था जो तोप में से निकलता है, वो उस दीवार से टकराकर वापस उसके ऊपर आकर गिर गया। वो कहते ना, आ बैल मुझे मार। तो जैसे अब इमेजिनेशन करो, वो वहाँ खड़ा है, उसने एक तोप चलाई, उसमें से गोला निकला तो वो दीवार से टकराकर वापस उसी जगह पे गिर गया जहाँ पे वो खड़ा था। तो वो कहाँ पे था उस टाइम पे? कहाँ पे था? कालिंजर में। समझ में आया? समझ में आया? याद रहेगा ना पक्का? तो शेरशाह सूरी की मौत कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। ऑप्शन नंबर 4। शेरशाह सूरी ने किसका किला बनाया था? रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। रोहतास का किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में। शेरशाह सूरी की मौत कहाँ पे हुई थी? कलिंजर में। शेरशाह सूरी की एजुकेशन कहाँ पे हुई थी? जौनपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आई? समझ में आया? समझ में आया कि शेरशाह सूरी की मौत कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पे है? सासाराम में। शेरशाह सूरी ने किला कौन सा बनवाया था? रोहतास का। शेरशाह सूरी की एजुकेशन कहाँ पे हुई थी? जौनपुर में। क्लियर? और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 कालिंजर। ऑप्शन नंबर 2 कालिंजर। समझ में आ जाएगा? क्लियर है? क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? शेरशाह सूरी की एजुकेशन
जौनपुर। शेषासुरी ने कौन सा किला बनाया? रोहतासगढ़ का किला बनाया, झेलम नदी के किनारे। शेषासुरी की मौत कहाँ पे हुई? कलिंजर में। शेषासुरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, Who among the following was the first to translate कालिदासा फेमस वर्क शकुंतला? आ गई भाई शकुंतला, कुछ याद आया? शकुंतला से कहानी सुनाई थी, शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में मैंने बताया था कि शकुंतला जो थी, कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। उस नाटक के अंदर कालिदास ने बताया हुआ है कि शकुंतला जो थी वो ऋषि जो कण्व था, ठीक है, उसके आश्रम में रहती थी। एक बार राजा दुष्यंत जो था वो उस जंगल में शिकार करने आया था, तो दुष्यंत जो है उसने शकुंतला को देखा, दोनों के बीच में प्रेम हो गया और दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक है जी, बात खत्म हो गया। कर्ण को ये बात पता चली तो उसने दुष्यंत को क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि तुम क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। दुष्यंत क्या चला गया? वहां से चला गया। जब वो अपने महल में पहुंचा तो उसको तो याद ही नहीं था, कोई शकुंतला नाम की कोई लेडी भी थी उसकी लाइफ में। वहां जब अपने दरबार में क्या, वहां पे उसने शादी कर ली। जब उसने शादी कर ली तो उसने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी। वो जो रिंग थी वो किसके? मगरमच्छ के मुंह में चली गई थी। मच्छी मतलब मगरमच्छ के मुंह में चली गई थी। तो क्या हुआ था कि जो मच्छी पकड़ने वाले होते हैं ना, जो मछुआरे होते हैं, उसने क्या हुआ कि वो जो अंगूठी थी बहुत कीमती थी, तो मछुआरे ने क्या किया, जब मगरमच्छ को पकड़ा तो उसने उसको काटा तो उसमें से क्या निकली? रिंग निकली। जब वो रिंग निकली तो उसने देखा ये रिंग तो बहुत कीमती लगती है, तो मुझे राजा को देकर आनी चाहिए। तब राजा जब उसको, जो मछुआरा जो रिंग राजा को जब देने गया तो राजा ने उस रिंग को देखा और उसको पूरी कहानी याद आ गई कि मैंने ऐसे ऐसे ऋषिकर्ण की बेटी से शादी की थी, शकुंतला नाम था, ऐसे ऐसे नाम था। ठीक है, तो दुष्यंत जो था वो कहाँ पे आ गया? वापस जंगल में आ गया, शकुंतला से मिला और इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम था भरत। कहती है कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। क्या कहानी है हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो कालिदास का एक बहुत ही फेमस नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 विलिकिंस, हेनरी, जॉन वॉलबर्ग एंड सर विलियम जोन्स। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ, ये वही व्यक्ति है जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये वही व्यक्ति है जिसने सैंडोकोटस, एक नाम था, यूनानी नाम था सैंडोकोटस, उस सैंडोकोटस को क्या बताया? चंद्रगुप्त मौर्य। इस व्यक्ति ने कहा कि जो सैंडोकोटस नाम है, ये नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो यूनानी नाम है वो क्या है? सैंडोकोटस है। बात समझ में? ये वही व्यक्ति है जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को जानना चाहता था, भारतीय संस्कृति को जानना चाहता था, भारतीय आर्कियोलॉजिकल जानना चाहता था, भारतीय पुरातत्व जो है उसको जानना चाहता था, भारतीय संस्कृति को पहचानना चाहता था। तो वो कौन था? सर विलियम जोन्स था। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? बात देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने अभिज्ञान शकुंतला का इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया था। ये ऐसे हिस्ट्री के लिहाज से ही नहीं, ये जनरल नॉलेज के लिहाज से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को जानना चाहते थे कि भारत के अंदर क्या क्या होता था। बात समझ में आई? इनको क्रियोसिटी थी इतिहास के बारे में जानने की। बात समझ में? उसी तरह से चार्ल्स विलिकिंस थे, कल भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने क्या किया था? भगवत गीता का क्या किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सर विलियम जोन्स। इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। बात समझ में आई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी भाई, मशहूरी आ गई पीएस टेट की। पीएस टेट जो बैच है वो शुरू हो चुका है, आप सभी को पता है 11 अप्रैल। जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं ना हमें पीएस टेट की तैयारी करें क्या ना करें, वो वाकई अपना टाइम बहुत गंवा रहे हैं। सीरियसली बता रही हूँ, ये टाइम बहुत ही कीमती है हमारे लिए। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो और जिससे कि आप लोग पीएस टेट क्लियर करके मास्टर गाइड की तरफ बढ़ सको। ये बैच 11 तारीख को ही शुरू किया था, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसमें आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AC512 लगाओ और आप 500 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Who among the following was not present in the founding session of the Indian National Congress? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पे हुआ था? पहले पूना में होना था, लेकिन पी से पूना, पी से प्लेग, पूना में क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। इस वजह से सेशन कहाँ पे कर दिया गया था? मुंबई में कर दिया गया था। तो मुंबई के अंदर जब कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में शामिल नहीं हो पाया था? तो वो कौन था? दादा भाई नौरोजी, सुब्रह्मण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन था भाई? जल्दी जल्दी बताओ। ये व्यक्ति उस टाइम पे कलकत्ता गया हुआ था, इतना मैं आप सभी को बता सकती हूँ। तो वो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्र बनर्जी उस टाइम पे कहाँ पे थे? कलकत्ता में थे। इस वजह से कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही आएगा, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आए? तो सुरेंद्र बनर्जी उस टाइम पे कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट मतलब शामिल नहीं हो पाए थे। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट। इतना इजी क्वेश्चन। 1906 विच मुस्लिम लीग की स्थापना कितने हुई सी? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता एंड ढाका। बताओ जल्दी जल्दी, कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? आप सभी को वैसे भी पता है, जब बंगाल की वंड हुई थी, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे बंगाल को दो पार्ट्स में बांटा गया था। एक तरफ क्या था? वेस्ट बंगाल था। एक तरफ क्या था? वेस्ट बंगाल था। इस तरफ क्या था? ईस्ट बंगाल था। यहाँ पर जो थी वो हिंदुओं की मेजोरिटी थी, और यहाँ पे किसकी? मुसलमानों की मेजोरिटी थी। किसकी? मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी। यहाँ पे किसकी? मुस्लिम की। यहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी थी। हिंदुओं की कैपिटल का नाम क्या था? कलकत्ता था। हिंदुओं की कैपिटल का नाम क्या था? कलकत्ता था। और मुसलमानों की कैपिटल का नाम क्या था? ढाका था। क्या था? ईस्ट बंगाल की कैपिटल का नाम क्या था? ढाका था। जहां पे किसकी थी? मुसलमानों की मेजोरिटी थी। तो आपको बता सकते हो कि कहां पे? ढाका के अंदर। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने। जैसे हिंदुओं की अपनी एक पार्टी थी, उसी तरह से मुसलमानों की अपनी एक पार्टी थी। इसका नाम क्या था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने इस पार्टी को बनाया था। और इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सर आगा खां को बनाया गया था। सर आगा खां को बनाया गया था। आगा खां किससे मिलने गया था? आगा खां किससे मिलने गया था? लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। कहाँ पे गया था? शिमला मिलने गया था। और लॉर्ड मिंटो ने ही इसको एडवाइस दी थी, तुम एक क्या बनाओ? पार्टी बनाओ। यहीं से मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाती हूँ। द फादर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फादर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा है? पाकिस्तान का फादर किसको कहा है? किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। बताओ बताओ, किसको कहा है? किसको कहा है? आगा खां किससे मिलने गया था? मिंटो से। तो मिंटो ने ही सारा कुछ इसके दिमाग में भरा था। सर आगा खां के दिमाग में भरा था कि तुम ऐसे से पार्टी बनाओ, ये करो। तो फादर ऑफ कांग्रेस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कहा जाता है? मिंटो को। किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ज्ञान के लिए, इतिहास के ज्ञान के लिए, कि मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर? बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद रहता। मेरे लिए अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों का मुझे पता नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द फादर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि हमें कुछ नया जानने को मिला था। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड बैच को ज्वाइन करो, जिससे कि आपका लेक्चरर बनने का सपना जो है वो पूरा हो सके। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। इतना कर लो, बहुत है मेरे लिए। हिस्ट्री विद रितु मैम को ज्वाइन करो, ताकि हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे जो दुख सुख सांझे हैं वो हम कर सकें। करते हैं ना दुख सुख सांझे? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, निरोगी काया रहे, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे पहला सुख क्या है? हमारे बॉडी का स्वस्थ रहना। अगर हमारा बॉडी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा सब कुछ स्वस्थ रहेगा। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। जाने से पहले सभी स्टूडेंट मुझे बता के जाएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए थे और कितना आप लोगों में इंप्रूवमेंट आई है। क्लियर? थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ कैर। थैंक यू सो मच।